बेटा लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गांधी जी ने पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया था और वो किस प्रकार उन्होंने उसका क्रियान्वयन किया था और किस चौरी चौरा की घटना पर वो समाप्त हुआ था। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। 1924 में वो जेल से बाहर आए। 1928 तक वो राजनीति से थोड़ा सा दूर रहे थे और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे बड़े आंदोलन, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसके बारे में। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। तो गांधी जी जब समाज सुधार के क्षेत्र में थे तो 1928 तक वो राजनीति से अलग रहे। उन्होंने उसी वर्ष 1928 में पुनः राजनीति में प्रवेश किया और उस वक्त एक घटना घटी थी कि भारत में एक साइमन कमीशन आया था जो कि इंडिया की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इंडिया की स्थिति की जांच पड़ताल करने आया है, इंडिया के लिए नियम कानून बनाने आया है और उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे ही श्वेत सदस्य थे यानी कि अंग्रेज थे। अब गांधी जी ने डायरेक्टली तो इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया। सेम गुजरात में एक जगह बारदोली, वहाँ पर होने वाले किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, डायरेक्ट भाग न लेकर उन्हें अपना समर्थन दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आता है 1929 में। दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर दोगे लाहौर। अब ये दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये पहली बड़ी बात कि भाई युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा था कांग्रेस ने। और दूसरा, इसमें एक लक्ष्य पारित किया गया, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा, यानी कि अब कहा गया कि हमें फुल आज़ादी चाहिए है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को अलग अलग जगह पर ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। गांधी जी ने खुद भी बताया कि भाई कैसे कैसे ये स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाना चाहिए हमको। उन्होंने कहा कि भाई बढ़िया होगा कि सभी गांवों और शहरों में एक ही साथ संगोष्ठियां यानी कि सभाएं हो, तो और किस तरीके से हो कि नगाड़े पीट पीट कर उनको लोगों को बताया जाए कि भाई किस टाइम पे हमारी सभा होगी और इस दिन की शुरुआत होगी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, और दिन का जो बाकी हिस्सा है वो किसी भी रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं, जैसे अछूतों की सेवा या हिंदू मुसलमानों को एक करना, इस टाइप के कामों में। और वो कह रहे थे कि हम प्रतिज्ञा लेंगे कि भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता का पूरा हक है और कोई अगर इसे छीने तो हम उस सरकार को बदल सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आया, 12 मार्च 1930। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन गांधी जी ने दांडी यात्रा को आरंभ किया था। अब दांडी यात्रा क्या थी? ये बेटा नमक सत्याग्रह का ही एक भाग था। अब अंग्रेज हैं, इंडिया पर बड़ा अत्याचार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ एक उनका नमक कर या नमक कानून था जो कि बड़ा ही बेकार था। अब ये इतना भारत में इसका विरोध क्यों हुआ था? पहले तो गांधी जी ने बड़े ही सोच समझकर इस आंदोलन को चुना कि भाई नमक एक ऐसी चीज़ है, हर घर में ये यूज होती है और अगर मैं नमक की बात को छेड़ूंगा तो पूरा भारत इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएगा। ये कारण था कि उन्होंने नमक सत्याग्रह को चुना। अब इसमें चक्कर क्या था कि घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने से इंडियंस को रोका जाता था और उन्हें दुकानों से ही ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था। तो नमक पर जो अंग्रेजी सरकार ने ऐसा एक अधिकार अपना बनाया था, इसीलिए ये बहुत अलोकप्रिय था लोगों में और गांधी जी ने इसके खिलाफ अपना असंतोष प्रकट किया। अब देखो बेटा, ये किन कारणों से भारत में इतना अलोकप्रिय था? पहला, इंडियंस को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। दूसरा, केवल अंग्रेजों को ही नमक बनाने और बेचने का अधिकार था। तीसरा कारण है कि नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, 14 गुना तक। एक एग्जांपल लें कि 1 रुपये की चीज़ को हम 14 गुना बढ़ाकर 15 रुपये में बेचे, 14 गुना टैक्स लगा दिया तो 1 और 14 15 हो गए। और सबसे इनकी अजीब सी बात क्या थी कि अगर इनका कोई नमक नहीं बिक पाता था तो उसको ये नष्ट कर देते थे, खराब कर देते थे, जिससे भारतीयों के मन में बहुत रोष था कि हमारे ही एक भौतिक स्रोत को आप खराब कर रहे हैं और खराब करने में जो पैसा लग रहा है वो भी हम इंडियंस का ही लग रहा है।
इसलिए इसका इतना ज़्यादा विरोध किया गया। अब गांधी जी ने क्या किया कि इसकी सूचना लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे, उनको दे दी। लेकिन इरविन ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कर लेगा ये, थोड़ा नमक बना भी दिया तो। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। अब चलना शुरू क्यों किया? ये गाड़ी में भी जा सकते थे। चलना इन्होंने इसलिए शुरू किया कि लोग इनके साथ जुड़ते जाएं, और ये जितनी लंबी यात्रा खिंचेगी, लोगों का समर्थन उतना ही ज़्यादा इनके लिए बढ़ता जाएगा। 3 हफ्ते बाद वे अपने स्थान पर पहुंचे, दांडी में, और वहां पर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर अपने आप को कानून की नज़र में अपराधी बना दिया। एक तो ये यात्रा गांधी जी चला रहे थे, लेकिन इसी के समानांतर यानी इसी समय और भी कई यात्राएं देश में चलाई गई थी नमक आंदोलन को लेकर। तो नमक सत्याग्रह क्यों हुआ, ये बेटा मैंने तुमको बता ही दिया है। इसकी सारी वजहें कि किस किस वजह से हुआ। और इसमें 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में लिखते हैं। 6 अप्रैल को इन्होंने ये नमक कानून तोड़ा था, तो उससे एक दिन पहले की लिखते हैं कि भाई जब मैं चला था साबरमती से, तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे पहुंचने दिया जाएगा यहाँ पर, और मुझे लग रहा था कि मुझे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनकी अगर वो अपनी तारीफ़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, इसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं अहिंसा और शांति से चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था। अच्छा, जैसे ये असहयोग आंदोलन चला, तो उसमें राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी बहुत सारे और धाराएं भी, यानी और तरीकों से भी लोग ये आंदोलन चला रहे थे, ये सविना अवज्ञा को। जैसे किसानों ने अपने मवेशियों को उन जंगलों में ले जाना शुरू कर दिया जहाँ पर वो अलाउड नहीं था अंग्रेज़ों के कारण। बहुत सारे लोग हड़तालों पर चले गए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, ब्रिटिश अदालतों का। विद्यार्थियों ने शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया, यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल और कॉलेज थे उसमें जाने से मना कर दिया। और 1920 से 22 तक, यानी असहयोग आंदोलन की तरह ही, एक आम भारत के सभी वर्ग इस शासन का, औपनिवेशिक शासन कौन सा था, अंग्रेज़ों का शासन, इसके विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट कर रहे थे। तो सरकार ने भी भाई गड़बड़ करनी शुरू कर दी, और इस सिलसिले में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया। गांधी जी भी उनमें से एक थे, यानी 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया, और इनको लगभग 10 महीने तक गिरफ्तार करे रखा। अच्छा, इस यात्रा की प्रगति के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता लगता है? वो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। पहला है पुलिस की रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट है। ये उस वक्त पुलिस के जासूस पुलिस अधिकारियों को भेजा करते थे। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो गांधी जी भाषण देते हैं उसमें वो वहाँ के लोकल अधिकारियों से कहते हैं कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। एक गांव है ये वसना, यहाँ पर इन्होंने जात पात के विरुद्ध एक भाषण दिया और ऊंची जाति वालों को कहा कि भाई अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक टैक्स या बाकी और कोई टैक्स खत्म होने से तो आज़ादी मिलनी नहीं है। इसके लिए हमने जो अछूतों के साथ गलत किया है उसका हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। अलग अलग रहकर हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अच्छा, पुलिस के जासूसों ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जो गांधी जी की सभाएं होती थी उसमें हर जाति के औरत और मर्द शामिल हो रहे हैं। पहले की इन सभाओं में गांधी जी के अलावा कोई और करता था तो उसमें औरतें तो बहुत ही कम शामिल होती थी, कभी कभार की बात है, और जातिगत आधार पर भी कुछ लोग उनमें शामिल होने से बचते थे। और बहुत सारे वॉलंटियर, यानी कि खुद जो स्वयंसेवी टाइप के व्यक्ति हैं, वो आए। बहुत सारे अफसरों ने अपने इस्तीफे दे दिए सरकारी नौकरियों से। वहाँ के एक जिला सुपरिटेंडेंट थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट, उन्होंने लिखा कि गांधी जी शांत और निश्चिंत दिखाई देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत भी बढ़ रही है। एक दूसरा हम स्रोत देख सकते हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि रिपोर्ट जो भेज रहे थे अंग्रेज, गोपनीय, ये था एक तो स्रोत इस यात्रा के बारे में जानने का। एक हमारे पास इंटरनेशनल स्रोत और था, अमेरिका की एक समाचार पत्रिका है टाइम। इनको जब ये नमक यात्रा शुरू हुई तो शुरुआत में इनको गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी और इनका मजाक उड़ाया। तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों, ऐसे मजाक उड़ाया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि भाई हमको तो बहुत डाउट है कि ये तो यात्रा कभी सफल नहीं होगी। और इन्होंने ये भी दावा किया
कि दूसरे दिन चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए। एक्चुअल में पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे बढ़े जाने की ताकत बची है। अब तक तो मजाक में ले रहे थे, लेकिन एक हफ्ते बाद भाई साहब हुआ क्या, इनकी सोच बदल गई जब दिखाना यार ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा, और लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई इसके साथ। तो क्या वो लिखते हैं, टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन यानी कि चिंतित कर दिया है। अब देखो कैसे पलट गए। अब वो गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चलो, तो ये तो हो गया कि हमारे क्या स्रोत थे, एक हमारी पुलिस की रिपोर्ट और एक हमारा टाइम पत्रिका। क्वेश्चन आ सकता है टाइम पत्रिका से संबंधित भी कि कौन सी पत्रिका उनका मजाक उड़ाती थी। अब हम इसमें अगला देखते हैं कि जो नमक यात्रा है ये किन कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कारण थे। पहला कि ये पहली घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजरों में आए। अब तक वो इंडिया में हिट थे, अब ऑल ओवर वर्ल्ड वो सुपरहिट हो गए। दूसरा ये कि ये पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था भारत का जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और एक कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी को कहा कि भाई वो आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें, महिलाओं को भी इसमें लाएं आगे। और कमला देवी ने खुद भी नमक और शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी दी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिससे ये हमको नमक यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि अंग्रेजों को अब एहसास हो गया था कि उनका राज अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना ही पड़ेगा। अब इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब भाई अंग्रेज हैं, उन्होंने भी सोचा कि भाई इंडियंस इतना पंगा कर रहे हैं तो चलो हम इनको थोड़ी बहुत कुछ सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया नवंबर 1930 में। बेटा गोलमेज से नाम से पता लग रहा है कि एक राउंड सी टेबल यानी कि गोल सी टेबल के चारों तरफ बैठकर ये बातचीत करते थे। तो पहला हुआ नवंबर 1930 में। ये आयोजन असफल रहा क्योंकि इसमें देश का कोई भी प्रमुख नेता शामिल नहीं हुआ। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ उनकी बैठकें हुई और एक समझौता हुआ जिसे कहा गया गांधी इरविन समझौता। और इस पर सहमति बनी जिसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लो आप, और सारे कैदियों की रिहाई कर दो जो भी इस दौरान पकड़े गए हैं, और जो तटीय इलाके हैं वहां पर नमक उत्पादन की अनुमति देना। ये 3 चीजें इसकी मेन थी गांधी इरविन समझौते की। जो रेडिकल राष्ट्रवादी या कट्टर राष्ट्रवादी थे उन्होंने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि भाई ये मकसद हमारा सविनय अवज्ञा का यही था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, और इससे हमको स्वराज की प्राप्ति का कोई अंदेशा नहीं हो रहा था कि भाई कब हमको आज़ादी मिलेगी। उसके बाद भाई साहब होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ या पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और ये लंदन पहुंचे भाई इस सम्मेलन के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है जी। तो लेकिन गांधी जी के इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर का कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा। तो वो 3 पार्टियां कौन थी? पहली थी मुस्लिम लीग। वो कहते थे कि भाई वो भारत में रहने वाले मुस्लिमों की वो पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, वो कहती थी कि भाई कांग्रेस का तो नियंत्रण है ही नहीं उनकी रियासतों में, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चुनौती दी थी BR अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधि तो नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये सम्मेलन भी किसी प्रॉपर एंड पर नहीं पहुंच सका। गांधी जी को खाली हाथ लौट के आना पड़ा और भारत वापस आते उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। अब जो नए वायसराय थे लॉर्ड विलिंगडन, इनसे पहले कौन थे? इरविन। अब वो चेंज हो गए। तो अब ये गांधी जी से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रखते थे और ये अपनी बहन को एक खत लिखा था, उसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। और इस हिसाब से पता चलता कि भाई वो गांधी जी से काफ़ी असंतुष्ट रहते थे। अच्छा बेटा,
1935 में एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें भारत में प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया कि भाई साहब चुनाव वगैरह करवाएंगे हम। 2 साल बाद यानी कि 1937 में सीमित मताधिकार के साथ हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2 साल बाद ही क्या हुआ कि जब सितंबर 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी और नेहरू हैं, उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि अगर आप हमको युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता देने पर राजी हो जाएं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। सरकार ने मना कर दिया। तो इसके विरोध में जो कांग्रेस ने जीती थी सीटें 1937 में, तो 1939 के अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए कि युद्ध समाप्त होने के बाद हमको आज़ादी दो, 1940-41 में काफ़ी सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन हुआ। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया, यानी कि अलग देश की मांग की शुरुआत हुई थी यहाँ पर। अब इंडिया में काफ़ी टेंशन हो गई थी। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, इन तीनों के बीच में अब एक संघर्ष चल गया था। अच्छा, उस समय यहाँ के पाकिस्तान के नहीं सॉरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। वो भारत को आज़ादी बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, जबकि उनकी एक पार्टी थी, सर्वदलीय सरकार की एक पार्टी, लेबर पार्टी, वो इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहती थी। तो एक मंत्री थे स्टैफर्ड क्रिप्स, इनको विल्सन ने भारत भेजा और गांधी जी से बातचीत वगैरह की। तो गांधी जी बोले और कांग्रेस बोली कि भाई अगर आप हमारे समर्थन चाहते हैं तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी इंडियन को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा बोलते हो तो हम नहीं मानते, और यहाँ पर ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसके बाद बेटा होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।